नमस्कार, ये है 5 की बात। मैं हूं नगमा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। क्या सेंट्रल एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं? ताजा मामला संजय राउत का है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को संजय राउत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। संजय राउत सरकार पर हमलावर हैं और कहा कि लोग दिल्ली से आते हैं और हमारे घरों में घुस जाते हैं, न कोई वारंट न समन। समय बदलेगा और हमारा भी समय आएगा। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आइए आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि संजय राउत पर आखिर मामला क्या बनाया गया है। गोरेगांव की पाथरा चाल का ये मामला है और इसके रीडेवलपमेंट को लेकर के महाड़ा और करीब 672 लोगों की सोसाइटी और कंस्ट्रक्शन कंपनी सबके बीच में एक करार किया गया था। कंपनी पर महाड़ा को गुमराह करने और 901 करोड़ रुपए कमाने का आरोप लगाया गया है। मेडोज प्रोजेक्ट में 138 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। किसी का पुनर्वास नहीं किया गया है। कंपनी ने 1039 करोड़ रुपए कमाए हैं। कंपनी के डायरेक्टर ने 55 लाख राउत की पत्नी को दिए हैं और उस रकम से जब्त की गई संपत्तियां खरीदी हैं। तो देखते हैं पहले संजय राउत के साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये खास बातचीत। हमारे साथ है शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत। सर, अब लगातार आपके खिलाफ भी छापे मारे जा रहे हैं। देखो, छापे मारने दो, सेंधमारी करने दो। महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ जहाँ बीजेपी के शासन नहीं है वहाँ तो ये चलता रहेगा। लेकिन बीजेपी जो चाहती है सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से हमारे ऊपर दबाव लाने का जो काम कर रहे हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ठाकरे सरकार है। आप जो चाहते हैं वो इस तरह से हमको दबाव या धमका कर नहीं हो सकता। हम मर मिट जाएंगे लेकिन आपके सामने नहीं झुकेंगे। हम जेल जाने को तैयार है ना, डालो जेल में। जानबूझ के सब कुछ किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, जो आप लोग उठा रहे हैं और आपकी पार्टी जो उठा रही है। वो चाहते हैं। मैंने पहले भी वेंकैया नायडू जी को एक पत्र लिखा था और पूरी जानकारी दी थी। बीजेपी के कुछ प्रमुख लोग मेरे पास आए पाँच महीने पहले और कहा कि देखो, राज्य की सरकार गिराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमें कोऑपरेट करिए। हम लोग क्या करें कोऑपरेट? मुझे और आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप मदद करिए। आप सरकार को प्रोटेक्ट मत करिए, हम सरकार गिराएंगे। हमने 25 आमदार एमएलए तोड़ने का हमारा पूरा प्लान है। बोले नहीं हो सकता, मेरे से नहीं होगा, ये सरकार हमारी है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है और रहेंगे। फिर मेरे पास आए और मुझे कहा तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी के चक्रव्यूह में फंसाया जाएगा। ये शब्द है उनका। मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। एक अंतिम सवाल कि संजय जी, क्या जो सरकार जो आपको झुकाने की कोशिश की जा रही है, क्या आप झुकेंगे? आप बाल ठाकरे के रहे हैं, शिव सैनिक भी हैं, क्या लगता है आपको झुका पाएंगे जो आप दबाव डाल रहे हैं लोग? देखिए, वो मिट जाएंगे लेकिन हम नहीं झुकेंगे। किसी भी सूटर में चाहे कुछ भी कर ले। क्या करेंगे? जेल में डालेंगे ना। उनके हाथ में और क्या है? जेल में डालेंगे। या सुबह मैं वॉक को जाता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हरिन पंड्या जैसे हमको गोली मार देंगे। और क्या करेंगे? उनके हाथ में क्या है? हम नहीं, वो हमको पहचानते नहीं और पहचानते हैं इसलिए सब चल रहा है। छोड़ दीजिए। तो ये थे संजय राउत, जिनका ये कहना है कि वो किसी भी सूरत हाल में जो है झुकेंगे नहीं और अपनी बात उठाते रहेंगे। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि उन्होंने आज पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि संजय राउत के साथ अन्याय हुआ है। संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? क्या वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है? संजय राउत राज्यसभा के मेरे कलीग, सामना के संपादक एडिटर, उनके यहाँ कुछ कदम ये सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। ये कदम में उनका फ्लैट और उनके आधा एकड़ जमीन वो अटैच की है। हमें लगा कि ये इंजस्टिस है और ये इंजस्टिस एक तो राज्यसभा सदस्य और दूसरा सीनियर जर्नलिस्ट
और इसलिए ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान पर डाली। बस संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी, क्या प्रोवोकेशन क्या था? जस्ट बिकॉज ही इज लुकिंग सम सेटल, बिकॉज समटाइम ही राइट, समटाइम ही क्रिटिसाइज। तो भले ही संजय राउत कह रहे हो कि वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी जो है वो अपनी तरफ से कह रही है कि कुछ गलत हुआ है तो ईडी जांच करेगी ही। तो राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ईडी दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करती है, ईडी को कोसा जाता है, यही इनकी राजनीति है। देखिए, ऐसी कार्रवाई होने के बाद अलग अलग प्रकार के आरोप वो करते रहते हैं। अगर ये कार्रवाई हो रही है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, हमारा न्यायालय पर पूरा विश्वास है। लेकिन जब ईडी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर, ट्रांजैक्शंस के आधार पर और डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर कोई कार्रवाई करती है तो ईडी को कोसा जाता है। ये एक प्रकार की इनकी रणनीति है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ही शुड कम क्लीन। तो ये सच है कि सभी सरकारें अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों पर शिकंजा कसने और अपने फायदे के लिए करती हैं। हाल के दिनों में मौजूदा बीजेपी सरकार के कार्यकाल में विपक्ष के कौन कौन नेता हैं जिन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, ये ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से शुरू करें। पहले अखिलेश यादव के 4 करीबियों के यहां आयकर छापे पड़े चुनाव के पहले। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को ईडी का नोटिस गया। अजित पवार के यहां भी छापे मारे गए। उधर हम बंगाल चुनाव की बात करें तो उससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से भी पूछताछ हुई। उधर आयकर विभाग के कोयला घोटाले को लेकर रुजिरा बनर्जी जो उनकी पत्नी है उनसे पूछताछ की गई और आज तक उनको दिल्ली बुलाया जाता है इस पूछताछ के लिए। तो जैसे जैसे दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां दिखती हैं ताकतवर होती हुई, तो आरोप उनकी तरफ से यह लगता है कि बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आसिफ भामला जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता महाराष्ट्र बीजेपी के संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, शिवसेना के नेता। आसिफ भामला, ये सीधा आरोप आपने सुना संजय राउत को, आपने सुना शरद पवार को, और ये लगातार हो रहा है कि हर राज्य में, ज्यादातर राज्यों में, हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया कि चुनाव होने वाले होते हैं, कुछ भी जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनके ऊपर या तो ईडी के केसेस हो जाते हैं, सीबीआई के केसेस हो जाते हैं, तो लगातार इस्तेमाल हो रहा है इन एजेंसियों का ऑपोजिशन पर शिकंजा कसने के लिए। देखिए, यही संजय राउत जब भारतीय जनता पार्टी के संग सत्ता और सरकार में थे तो इसी किस्म की कार्रवाई को उन्होंने बिल्कुल योग्य बताया था। आज जो है परिस्थिति आज जो परिस्थिति अलग है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो बार बार दोहराते हैं कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, तो आपको कौन कह रहा है डरने के लिए? आपसे कौन कह रहा है झुकने के लिए? कर नहीं तो डर नहीं। यदि आपके पास आपने कोई गलत नहीं किया है, यदि आपके पास सारे दस्तावेज हैं, तो आपको कोई मुझे नहीं लगता है संवैधानिक तरीके से इस देश में कोई आप पर हाथ उठा सकता है। यकीनन वो जो गोरेगांव का जो चाल का जो 675 टेनेंट्स का जो विषय है उसमें उन्हें रीहाउस नहीं किया गया है, वो एक बड़ा मामला है। अन्य मामला है इस तरीके से ईडी किसी के पर उठकर नींद से उठकर जांच नहीं कर सकती, ये भी आप जानते होंगे। सवाल ये भी उठता है कि 2010 में जो मामले हुए या उससे पहले जो मामले हुए उनकी जांच अब जाके क्यों शुरू हो रही है, पहले क्यों नहीं कर दी गई? आप लोगों की सरकार भी थी, आप लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते थे। अगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 672 लोगों को मकान नहीं मिल रहे थे तब आप क्या कर रहे थे जब उन्हें मकान नहीं मिले? देखिए, तकरारदार जब इस विषय को उजागर करता है, और विपक्ष का काम क्या है? आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका एक विपक्ष पार्टी की है। तो जब एक विपक्ष पार्टी में है और यदि किसी ने ये विषय एक विपक्षी दल के नाते भारतीय जनता पार्टी के पास लाया है तो उसे उजागर करना, लोगों के सामने लाना जरूरी है। वरना क्या हम उन्हीं के नाम के गीत गाते रहेंगे? ये तो काम विपक्ष का है, जो जहां बराबर योग्य चीज नहीं चल रही, जो काम योग्य नहीं हो रहा, उसको लोगों की नजरें लाना, उसे हाउस में टेबल करना, और जब ये किया जाता है तो कहते हैं कि आप द्वेष कर रहे हैं, आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं।
तो मतलब हम विपक्ष में रहने वाला व्यक्ति जो है फिर सत्ताधारी और विपक्ष में अंतर क्या होगा? विपक्ष का काम ही ये है कि भाई जो भी इस किस्म के विषय आए, और आज जो आपने देखी पवार साहब की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने उसका अलग बखेड़ा खड़ा हो रहा है। अरे भाई आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने की जरूरत नहीं है। आज अगर आप देखें तो महाविकास आघाड़ी के कुछ मंत्री अंदर है, कई सारी जांच चल रहे हैं, इतनी छवि जो है खराब हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह के अपने खुशहाल तरीके से एक प्रबल विपक्षी के पक्ष के रूप में अपना काम कर रही है। उस पर अगर मीडिया ये कह रही कि भाई पवार साहब मिले, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुलाकात है और इसके अटकलें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है पवार साहब ने स्वयं स्पष्टीकरण दे दिया कि जो विषय पर उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिलने गए थे वो लक्षद्वीप का विषय था, वो 12 आमदारों का जो अभी तक के जो अपॉइंटमेंट बाहर आकर शरद पवार ने ये भी कहा है आसिफ बामला के इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है संजय राउत के खिलाफ वो इसलिए हुई है क्या? सवाल वो पूछ रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बोलते रहे वो, यानी सरकार के खिलाफ अगर कहीं से आवाज उठती है कुछ दिनों के बाद या तो ईडी या सीबीआई के मामले सामने आने लगते हैं। पहले से ही आपने कहा, जैसे अंजलि ने भी पूछा कि पहले से ये मामला था, आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं, तो क्या वो सही वक्त का इंतजार होता है कि कब ये मामले खोले जाएंगे? नहीं, वक्त का इंतजार की बात नहीं होती है। जिस विषय पर यदि तकरारदार उस चीज को रोशनी देगा तो उस चीज को अंजाम देना एक विपक्ष की पार्टी का काम है, और उसके ज़हरे नजर ये इस चीज को अंजाम दिया गया है। और मुझे नहीं लगता ऐसा क्यों है कि हमेशा, आपको हम बता देते हैं, अपने एक ग्राफिक्स अभी दिखाया था, आप देखिए कि जहां जहां चुनाव होते हैं उसके ठीक पहले वहां के बड़े नेताओं के वहां पे, जैसे यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के 4 करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हो गई, महाराष्ट्र चुनाव होने थे तो उससे पहले शरद पवार को भी ईडी का नोटिस वैसे चला गया था। तो ये तमाम ऐसी टाइमिंग जो है, होने जा रहे हैं अब महाराष्ट्र राज्य के चुनाव कहाँ हो रहे हैं, टाइमिंग की क्या बात है? ऐसे अन्य राज्य हैं। अभी टाइमिंग की बात नहीं है, मैं कह रही हूँ कि लगातार आपने कहा कि विपक्ष के तौर पे ये होता है, पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल ऐसे ऐसे मौके पे होता है जहां चुनाव है, उस जगह पे भी इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या वक्त से पहले ही तैयारी चुनाव की करना शुरू कर देती है, ये भी हमने देखा है। आपके लिए कभी भी तैयारी जल्दी नहीं होती है, तो ये आरोप लगेगा ही। लेकिन खैर, हमारे साथ इस वक्त संजय जी भी जुड़ गए हैं, संजय गुप्ता हैं शिवसेना की तरफ से। शुक्रिया हमसे बात करने का। संजय जी, अब इसमें शिकायत क्यों? अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच तो होगी, देश का कानून है और हर बार ऐसा ही होता है, तो फिर संजय राउत क्यों मना कर रहे हैं इतना, और इतनी ये इसको लेकर के शोर मचाया जा रहा है? नहीं, तो जिस तरह की कार्रवाई आज बीजेपी कर रही है अपनी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, इस तरह की कार्रवाई ये बीजेपी के मंत्री और संतरियों के खिलाफ क्यों नहीं करते? ये क्या गुजरात में जो 20,000 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ वहां क्यों नहीं करते? ये बीजेपी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन जिन भी प्रदेशों में इनकी सरकारें नहीं है, वहां उन सरकारों को नीचा दिखाने के लिए ये अपनी केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। पर संजय गुप्ता, आप आरोप पर जवाब दीजिए पहले, वो कार्रवाई करते हैं नहीं करते? जो संजय राउत पर आरोप लगा है ईडी का, उस पर क्या कहेंगे आप? जो 672 लोगों की सोसाइटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के करार का मामला है, कोरेगांव की पात्रा चाल का मामला है, उस पर क्या कहेंगे? क्या किस तरह से उन्हें गलत फंसाया गया? क्या आरोप गलत है इसमें? कुछ नहीं है उस केस के अंदर। 2 करोड़ की संपत्ति है, कितनी पुरानी संपत्ति है, और ये केस पता नहीं कब रजिस्टर्ड हुआ था, किस तरह से इन्होंने लिंक निकाल करके ऐसे केस के अंदर उनको फंसाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए, शिवसेना को फिर से अपने साथ लाने के लिए जिस भी तरह के हथकंडों को अपना सकते हैं ये अपना रहे हैं। आज ये बात भूल चुके हैं कि शिवसेना ये वही पार्टी है जिन्होंने 25-30 साल इनके साथ मेहनत की, ये सोच करके केंद्र में इनकी सरकार बने, और उसे इनको पाया भी। आज महाराष्ट्र में भी ये नहीं चाहते कि उनका प्रतिनिधित्व रहे, और किस तरह से महाराष्ट्र में भी उनको नीचा दिखा करके वो फिर से, अब बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, वो फिर से उनके अंदर उनको नीचा दिखा करके किस तरह से बीएमसी के अंदर ये आ सके, शिवसेना को हटा सके, इस तरह के प्रोपेगेंडा को करने के एवज में ही ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं इनसे कि जो अपनों से लड़ते फिरते रहते हैं ना, वो देश और संगठन को क्या मजबूत बनाएंगे? भले ही कितनी ऊंचाइयों पे क्यों ना पहुंच जाए, एक दिन जड़ों से खोखले हो जाएंगे।
आप इतिहास देख लीजिए। शिवसेना को झुकाने के लिए काम किया जा रहा है, शिवसेना को अपने साथ में लाना चाह रही है वापस बीजेपी, तो शिवसेना पर यह दबाव पड़ रहा है। पहले देखिए, पहले इन्होंने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं दिया, बाद में ये इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि हम 5 साल के लिए मुख्यमंत्री देने के लिए तैयार हैं और 2 डिप्टी सीएम हमारे हो जाएं। मगर उद्धव जी ने कहा कि अब ऐसे हम कांग्रेस के साथ गठबंधन से कैसे बाहर आए। जिस वक्त में उन्होंने साथ दिया, कोई ऐसी बात तो कम से कम कि जिससे कि ये कहा जा सके कि हम उनके साथ गठबंधन में, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं आ रही। भामला साहब यहाँ कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, बदले की भावना से तो मैं कहूंगा कि महाविकास आघाड़ी के लोग काम कर रहे हैं। अगर आप देखने जाएं तो जब से सरकार बनी है, आज एक केंद्रीय मंत्री को आपने अरेस्ट करने में कोई कसर ना छोड़ी, उसको अरेस्ट किया। हमने तो कभी तकरार नहीं की। आज हर वो शख्स जो मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ महानगर पालिका का शिकंजा लग जाता है। आज हमारे वहां के जो मोहित कंबोज लीजिए, आप प्रसाद लाड लीजिए, इन पर कार्रवाई चल रही है। तो ये क्या बदले की भावना का काम नहीं चल रहा राज्य में? मुझे बताइए। आज प्रवीण दरेकर जी, उन पर मुकदमा चलाया गया, उन पर जो है उन पर एक फर्जी केस फिट करने का प्रयास किया गया और शायद उन्हें अरेस्ट करने की पूरी कोशिश की गई थी। ये तो उन्हें कोर्ट से रियायत मिली वहां, वरना तो बदले की भावना से तो मैं कहूंगा कि मौजूदा सरकार वहां ये काम कर रही है। अगर एक केंद्रीय मंत्री को आप बिना नोटिस दिए महाराष्ट्र में आपने अटका दिया, हमने तो कभी नहीं किया। तो मौजूदा सरकार जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों के जरिए भी इसी तरह का काम कर रही है। क्या ये बात समझी जाए इससे? नहीं, बिल्कुल ये तो सिद्ध है, स्पष्ट बात है और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, हर दिन आप अगर न्यूज देखें तो महानगर पालिका के अधिकारी जो है कहीं न कहीं लोगों के जो है, ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि ये केंद्र बनाम राज्य सरकार की लड़ाई है, राज्य सरकार काम कर रही है। अगर हम रो नहीं रहे। अच्छा, ठीक है, हमारे पास समय इतना ही है। आप ये कह रहे हैं कि दोनों में अगर गलत है और कार्रवाई होनी है तो बिल्कुल होनी चाहिए, उससे हम परहेज नहीं करते और जेल जाने से या कार्रवाई होने से किसी ने डरना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो संजय राउत भी यही कह रहे हैं कि वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, चाहे जेल भेजे जाए या कुछ भी। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का इस चर्चा के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे यूक्रेन पर बोले विदेश मंत्री, भारत सिर्फ शांति के पक्ष में। रूस और यूक्रेन की जंग को 42 दिन हो गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक शहर है बुचा, जहां पर रूसी सेना के तथाकथित नरसंहार की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कें लाशों से पटी पड़ी हैं। यूक्रेन की सेना और पत्रकार बुचा में 31 मार्च को रूसी सेना के निकल जाने के बाद दाखिल हुए और उसके बाद की तबाही की ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। जो लोग इस नरसंहार में बच पाए, उन्होंने न्यूज एजेंसीज को बताया है कि रूसी सेना चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसाती रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने यूक्रेन के बुचा शहर में लोगों की हत्या की तस्वीरों पर एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। कीव के बाहरी इलाकों में स्थित बुचा से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद शहर की गलियों में शव पड़े होने की कुछ तस्वीरें सामने आई और ये नागरिक कहे जा रहे हैं, सिविलियंस कहे जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर आम नागरिकों के जानबूझकर हत्या का आरोप लगाया है और रूस ने इसे यूक्रेन की हुकूमत का उकसाने के लिए किया गया एक नाटक बताया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन पर युद्ध अपराध का मामला चलना चाहिए। What is India advocating in Ukraine? We are first and foremost strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. If India has chosen a side, it is the side of peace.
and it is for an immediate end to violence. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes. Incident, the happenings in Burcha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. तो भारत का रुख जो है वो क्या है यूक्रेन और रूस के मामले में, ये अब तक काफी साफ है। भारत ने बार बार कहा है कि वो इस जो वहां पे हिंसा हो रही है उसके खिलाफ है, और भारत का पक्ष जो है वो शांति का पक्ष है। भारत अपने हित को देख रहा है। लेकिन बूचा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद क्या भारत के रुख में कुछ बदलाव आया है? क्या दुनिया के लिए ये जो रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई जारी है उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया है? हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक सुधीर टी देवरे। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हमने एस जयशंकर का बयान सुना और उन्होंने कहा है, और भारत ने साफ तौर पे कहा है कि वो कंडेम करता है जो हिंसा हुई है और वो स्वतंत्र जांच के भी पक्ष में है। भारत ने हमेशा कहा कि वो शांति के पक्ष में है। लगातार दबाव रहा है भारत पर यूक्रेन रूस को लेकर एक पक्ष लेने का अमेरिका की तरफ से। आपको क्या लग रहा है, किसी तरह का कोई बदलाव दिख रहा है यहाँ पे हमारे रुख में? भारत की जो अभी तक भूमिका है वो बहुत साफ है, कंसिस्टेंट है। पहले से भारत ने कहा है कि हम किसी पक्ष के पास नहीं जाते हैं, कोई कंडेम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें हमने हमेशा 10-11 जो रेजोल्यूशन हुए हर एक पे एब्सटेन किया था, और उसका मेन कारण यही था कि नेगोशिएशन के लिए कोई शांता वार्तालाप से इसमें कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने के लिए उसमें स्पेस उपलब्ध हो। ये भारत की हमेशा भूमिका रही है। और आज की जो ये हमारे विदेश मंत्री ने अभी जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने साफ तरह से यही कह दिया है कि पहली प्रायोरिटी भारत की यही है कि सेसेशन ऑफ वायलेंस पहले तुरंत ही बंद होना चाहिए, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अब ये बूचा में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद भारत ने अपनी भूमिका स्पष्ट प्रकट की है। कल हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कहा है कि भारत इसको अनइक्विवोकली कंडेम करता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव ने प्रस्ताव किया है, उनका जो प्रपोजल है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, तो भारत ने भी उसका पूरा तरह से समर्थन किया है। तो ये भारत की जो भूमिका है, इससे शांति की तरफ अगर कुछ आशा हो तो उसमें बढ़ सकती है। लेकिन सवाल इसमें ये भी उठता है देवरे साहब कि कब तक आप कुछ स्ट्रांग नहीं बोलेंगे? अब वो जो जमीन आपने बना रखी थी अपनी, जिसमें आप ना इधर के ना उधर के नो मैन्स लैंड की तरह से आप खड़े थे, वो सिमटती जा रही है। जब एक कतरा खून का सिविलियन का गिर जाता है, नागरिक का गिर जाता है, तो मुश्किल हो जाता है, और वो एक एक्सपेक्टेशन भी अब रहेगी दूसरे देशों की तरफ से। तब क्या करेगा भारत? नहीं, देखिए, पहले से भारत ने कहा है कि जो हम कह रहे हैं, जो हमारी भूमिका है, वो भारत के इंटरेस्ट में रहेगी, हमेशा नेशनल इंटरेस्ट में हो। नेशनल, आज भी उन्होंने कहा विदेश मंत्री ने कि भारत की जो वैल्यूज है, भारत की अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी है, उसके अनुषंग से हमारा ये सब, हमारा यहाँ का जो पॉलिसी है वो चलेगी। भारत ने किसी दोनों ऐसा नहीं किया है, इसमें कोई पक्षपात नहीं किया है कि रशिया की तरफ और अमेरिका की तरफ, वेस्ट की तरफ। भारत यही चाहता आया है कि इसमें दोनों मिलके बात करें उसमें, और इसीलिए भारत के हमेशा अच्छे संबंध रहे रूस के साथ। तो भारत ने ऐसा तो नहीं कहा है कि वो रूस पर ही जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसका भारत उसका साथ दे, और भारत यही नहीं चाहता है कि अगर जो असल में वहाँ चीजें हो रही है, घटनाएं हो रही है, उनकी तरफ हम नजरअंदाज करें। तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूं कि भारत की भूमिका कोई एक तरफ है, और इसीलिए आज जो उन्होंने कहा है हमारे प्रतिनिधि ने कि ऐसी जब घटना होती है, जैसे इतना जो नरसंहार हुआ है, वहाँ किलिंग हुई है, उसमें भारत ने तो पूरी तरह से उसको कंडेम किया है। अब इसके बाद क्या होगी इंक्वायरी, किस तरफ की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी,
उसका क्या रिपोर्ट आएगा, उसके ऊपर उस पर निर्भर है कि भारत अपनी क्या भूमिका लेता है। भारत ने अभी तक जो निर्णय लिए हैं, जैसे रूस से तेल खरीदना, ये तो ऐसा निर्णय था कि भारत के इंटरेस्ट में है। यूरोप के कई देश अभी तक रूस से एनर्जी ले रहे हैं, हमने ऐसा कुछ तो नहीं किया है जी। और भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए तैयार है। जो भारत का दूसरा जो रवैया है, इसमें प्रिंसिपल जो है, भारत अभी कोई 90 टन्स का जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अभी भेजने वाला ही है। फूड सिक्योरिटी के बारे में भारत प्रयत्न कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने दोनों राष्ट्रपति के साथ उस समय बात की थी जब हमारे विद्यार्थियों का मामला था। उन्होंने प्रेसिडेंट अमेरिका की तरफ से जिस तरह के सैंक्शंस और सख्त हुए हैं, या एक बार फिर से राष्ट्रपति बाइडेन ने अब जो कहा है बूचा की तस्वीरें सामने आने के बाद कि ये वॉर क्राइम्स के लिए ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि सिविलियंस, अब ये है कि दोनों देश आमने सामने हैं, रूस और यूक्रेन, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसमें लगता है कि सिविलियंस का एक तरह से मैसेकर हुआ है। तो उसके बाद ये दबाव और भी बढ़ता है अगर हम इसे कंडेम नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरफ सैंक्शंस और सख्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ अगर तो भारत की जो नीति रही है वो उसके लिए और एक मुश्किल खड़ा करेगी। अब यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने, जैसे मैंने अभी सुना कहीं और दूसरी चैनल पर, कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो कोई प्रतिनिधि हैं उनको वहां भेजा है और उनकी तरफ से और उसके वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा। तो अब किस किस्म की वो वहां जांच होगी, कैसा रिपोर्ट आएगा, और अगर वो रिपोर्ट साफ साफ अगर कह रहा है कि इसमें एक तरफ से अगर ये सब चीजें हुई है तो भारत उसी तरह अपना पक्ष लेगा। मगर ये जो सैंक्शन का मामला, ये भी जो है, वो सैंक्शन हमेशा हम कहते आए हैं कि एक देश से, दो देशों से नहीं होना चाहिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ से होने चाहिए। अभी जो सैंक्शन जो रशिया पे डाले हुए हैं अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देशों ने, ये है बायलैटरल सैंक्शंस है, कुछ थोड़े से कई दो देशों के सैंक्शंस है, यूएन के सैंक्शन नहीं है। और दुनिया का ये भी अनुभव रहा है पिछले कई सालों में कि सैंक्शन से नहीं होता है काम। कई देश अभी तक सैंक्शन में हैं, कई सालों से हैं, मगर वहां कोई शांति नहीं हुई, वो जो समस्याएं थी उनका कोई हल नहीं हुआ है। तो सैंक्शन अलोन ये उसमें शांति नहीं ला सकते हैं जी। तो ये हमारी हमेशा भूमिका रही है और भारत तो चाहता है कि ये लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो, शांति प्रस्तावित हो। भारत के दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, रशिया के साथ तो है ही जी हाँ, और मैं खुद जानता हूं कि यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छे संबंध प्रस्तावित हुए थे और बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये मामला खत्म हो जाए जल्दी, और इसलिए भारत जो कुछ उसमें कर सकता है, बिल्कुल भारत उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। भारत ने बार बार ये दोहराया है कि वो शांति के साथ में है, भारत जो है वो शांति के पक्ष में है। बहुत धन्यवाद आपका सुधीर टी देवरे इस चर्चा के लिए और समझाने के लिए। भारत का क्या पक्ष है, भारत ने लगातार ये कहा है और बल्कि अब कंडेम भी किया है उन तस्वीरों को जो सामने आई हैं और कहा है कि वो स्वतंत्र जांच के पक्ष में है। और अब भारत खाद्यान्न की जो कमी हो रही है उसकी आपूर्ति के लिए भी खड़ा हो गया, और यही हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि रूस यूक्रेन संकट ने जो दुनिया में गेहूं का संकट खड़ा किया है उसमें भारत क्या करेगा। यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की उपलब्धता पे भी पड़ा है, और इसका बड़ा असर अफ्रीकी देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि दुनिया भर का 29% गेहूं इन्हीं दो देशों से निर्यात होता है। तो अब इन देशों से गेहूं के निर्यात में कमी आई है, तो ऐसे में भारत के पास मौका है कि वो गेहूं का निर्यात बढ़ाकर इस कमी की भरपाई करे। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने इस मुद्दे पर बात की है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। साल 2021-2022 में जो कृषि निर्यात है उसमें करीब 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। मेरे साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं।
पहला सवाल गेहूं को लेकर है, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि यूक्रेन और रूस जो हैं वो करीब 29% कंट्रीब्यूट करते थे ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट में। अभी वहाँ युद्ध की स्थिति है, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतना गेहूं इन दोनों देशों से नहीं पहुँच रहा है। भारत के लिए एक बड़ा मार्केट बना है। आप कैसे देखते हैं ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है पिछले कुछ महीने में? भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में अनेक नए आयामों को छुआ है। अनेक ऐसी योजनाएं बनी हैं जिससे कि कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ है और निजी क्षेत्र के लोग भी इसमें निवेश करने की स्थिति में आए हैं। इसलिए इस समय भारत के पास उत्पादकता और उत्पादन की कमी नहीं है। हमारी कोशिश है कि किसान को अच्छा बाजार मिले और किसान अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन करे और किसान ऐसी गुणवत्ता उत्पादित करे जो वैश्विक मानकों पर खरी उतर सके। और यह प्रयत्न जो 6-7 साल में हुआ है उसका परिणाम है कि कृषि व्यापार का निर्यात जो है वो 31.50 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। और अगर कृषि संबद्ध क्षेत्रों को अगर हम देखें तो 4 लाख करोड़ से अधिक का व्यवसाय हुआ है। जहाँ तक गेहूं की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि पिछले साल की तुलना में 21-22 में 54.50% की वृद्धि है। चावल में 9.24% की वृद्धि है। कॉफ़ी में 41.15% की वृद्धि है। फल और सब्जियों में 9.91% की वृद्धि है। यह वृद्धि निश्चित रूप से हिंदुस्तान को भी उत्साहित करती है और कृषि व्यापार को दुनिया में बढ़ाने में भी हम सब लोगों को उत्साहित करती है। और जब निर्यात बढ़ता है तो निश्चित रूप से किसानों को वाजिब दाम मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये परिस्थिति उत्पन्न हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की किसान हितैषी नीतियाँ और टेक्नोलॉजी का प्रवेश जो कृषि के क्षेत्र में हुआ उससे निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन हम कर पा रहे हैं, जिसको सारी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। जी, नए साल में जो नया वित्तीय साल है उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की जो मांग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि दो जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर देश थे वो युद्ध में फंसे हैं, रूस और यूक्रेन, और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। नए वित्तीय साल में क्या योजना है, कैसे आप इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कोविड के कालखंड में भी भारत के किसान ने बम्पर पैदावार की। सरकार से जो अपेक्षित था वह सब निर्णय सरकार ने किसान के हित में किए और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा कि कोविड के कालखंड में भी हम अपने देश में भी आपूर्ति करने में सफल रहे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की गरीब कल्याण योजना भी अपने आप में विश्व की एक अद्भुत योजना है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। और हम दुनिया में भी जो खाद्यान्न की आवश्यकता थी उस आवश्यकता को अपने हिस्से के अनुसार पूर्ति करने में निश्चित रूप से सफल रहे हैं। जहाँ तक गेहूं का मामला है, निश्चित रूप से गेहूं की उपलब्धता हमारे पास है। वर्तमान परिस्थितियों में दुनिया को भी गेहूं की आवश्यकता है। मैं समझता हूं दुनिया की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार भी है और तत्पर भी है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से कारण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब दूसरे राज्यों पे अपनी नजर टिकाई हुई है। उसमें से एक है हिमाचल प्रदेश। वहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने अभी से अपनी ताकत वहां झोंकनी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने आज मंडी में एक रोड शो किया।
उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हैं। तो हाल ही में गुजरात में रोड शो हुआ और अब हम हिमाचल में देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा दोनों तरफ ही नजर आया है। तिरंगा रैली वहां पे कहा गया था गुजरात में, और यहां पर भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता इस रोड में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने 17 साल बीजेपी को दे दिए, 20 से ज्यादा साल कांग्रेस को दे दिया, अब मुझे भी मौका दीजिए। हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, आप ही की तरह हैं, आम आदमी हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें काम करना आता है, हमें देशभक्ति करनी आती है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना आता है। दिल्ली से पहले खत्म करा भ्रष्टाचार। और अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 20 दिन में भगवंत मान जी को 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए। 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ने एक रोड शो किया जिसमें अच्छी खासी भीड़ जुटी, और रोड शो के आखिरी में जो जनसभा की गई वहां पर भी बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, वो जुटे। अभी रोड शो खत्म हो गया है। ये उसके बाद की तस्वीरें हैं कि आप देखिए कि आमतौर पे पहाड़ों में बहुत ज्यादा भीड़, इतनी भीड़ आमतौर पे नहीं जुटा करती है, लेकिन आप इस तरफ देख लें या दूसरी तरफ कैमरा घूम पाए तो दूसरी तरफ जो है दिखाने की कोशिश हम करें कि अच्छी खासी संख्या में जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के या फिर आम लोग हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश के, वो यहाँ पर जुटे। और अरविंद केजरीवाल ने एक मौका हिमाचल प्रदेश के लोगों से मांगा है, ठीक उसी तरह से जैसे पंजाब के लोगों से मांगा था, जैसे गुजरात के लोगों से मांगा है, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के लोगों से मांगा हुआ है। आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि क्योंकि पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी उम्मीदें, अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इन तस्वीरों के साथ, इस रोड शो के साथ या इस जनसभा के साथ में, नुक्कड़ सभा के साथ में आम आदमी पार्टी ने अपने हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। मंडी हिमाचल प्रदेश से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। महाराष्ट्र के पुणे में एक परिवार में बेटी के जन्म से उत्साहित परिवार वाले उसे हेलीकॉप्टर से घर लेकर आए। इस बच्ची का जन्म 22 जनवरी को उसकी मां के घर पर हुआ था। इसके बाद 2 अप्रैल को उसके घर पुणे में बहुत ही धूमधाम के साथ उसे लाया गया। बच्ची के पिता का कहना है कि बेटी के जन्म से वो और उसकी मां बेहद खुश हैं, क्योंकि काफी समय बाद उनके घर में किसी बेटी ने जन्म लिया है। और राजस्थान में जयपुर के त्रिपोलिया गेट के पास मंगलवार को राजस्थान पर्यटन विभाग ने गणगौर फेस्टिवल का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में घोड़ों और ऊंटों के साथ कई कलाकारों ने हिस्सा लिया है। राजस्थान की लोक संस्कृति को दर्शाते हुए कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियां की हैं। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए और ये पर्यटन के लिहाज से काफी अहम है। होली के रंगों के साथ बच्चे की डूबाई है, तो खांडा कहते हैं और डांसर्स को गैरिये कहते हैं।